Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी पूछता है कि सर पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कोई भी ये बताएगा कि सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आओ, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो मॉड्यूल वगैरह के, फिर आरटीपी करो, मॉक टेस्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, वो आप क्या करो, सॉल्व करो। सिंपल है। मैं आज क्या कराने वाला हूँ, जो अपना पिछला पेपर गया था जुलाई वाला, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी अमेंडमेंट वगैरह है उसके साथ। तो सबसे पहले जीएसटी का स्टार्ट करते हैं। नीचे एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें जो उससे पहले अटैम्प्ट आया था ना, नवंबर दिसंबर जो भी, उसका भी अमेंडेड तरीके से पेपर सॉल्व करवा के दिया हुआ है। अगर आपके पास सॉल्व करने के टाइम का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम है, तो आप ये वीडियो 1.5 1.75 की स्पीड से देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में एक हाईली रिकमेंडेड वीडियो है 28 आवर का मैराथन, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि आपको जाके देखना ही है। अगर आप वो देखते हो तो आपको पूरा टैक्स का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एक वीडियो के अंदर, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और हर एक चीज़ का आपको इन डिटेल रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, आपको नहीं देखना, आपकी इच्छा है, पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, वो आपको देखोगे तो आपका टैक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एक वीडियो से। वो एक वीडियो देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका टैक्स हो जाएगा, समझ लो। उसके साथ आपको ये टाइम पे जो अमेंडमेंट आए हैं, खासकर जीएसटी में, उसका एक प्लेलिस्ट दिखेगा, अमेंडमेंट कवर कर लेना। अगर नहीं किया है, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जाके देखोगे तो इनकम टैक्स के 1000 क्वेश्चन डाले हुए हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। अगर थोड़ा टाइम है तो करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हो। सेक्शन वाइज समरी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जिसका आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपके 10 पेज में पूरा टैक्स का रिवीजन हो सकता है। क्या तरीका है वो मैंने बताया था आपको। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करना, जो पिछले टाइम पे आया था। मेरा मकसद क्या रहेगा, कम से कम टाइम लेके आपको फटाफट पूरा कंटेंट दे देना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ जोक नहीं रहेंगे, कुछ प्रमोशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फटाफट एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। ये जो पीडीएफ है आईसीआई की साइट पे पड़ा हुआ है, सजेस्टेड आंसर का। चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एक लिंक पे जाके आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, और अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। हम लोग को ये मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का पेपर पहले सॉल्व करते हैं, फिर इनकम टैक्स करेंगे। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पेमेंट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट पता है कि जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है, सबसे पहले क्या यूटिलाइज होता है, उसके बाद क्या यूटिलाइज होता है, अगर ये सब चीज़ें पता है, सबसे पहले आईजीएसटी लेना होता है, उसके सामने आईजीएसटी के क्रेडिट के सामने आईजीएसटी का टैक्स, वो वाला अगर कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। X Electronics is a registered manufacturer of electrical appliances। बेसिकली एक X Electronics करके कोई दुकान वगैरह होगी जो कि मैन्युफैक्चर करता है, दुकान नहीं, बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब मोबाइल वगैरह क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है डीलर्स के साथ, जो कि उससे एसी परचेज करेंगे 1.5 टन की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 20 ऑफ द क्वांटिटी मोर देन 50 यूनिट विल एंटाइटल देम फॉर 10% डिस्काउंट। मतलब अगर कोई 50 यूनिट से ज़्यादा एसी खरीदता है ये वाली कैपेसिटी वाला, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले से फिक्स है, ठीक है। तो सेक्शन 15(3) की बात हो रही है कि डिस्काउंट का क्या इम्प्लीकेशन होगा, आगे देखेंगे। Interstate supply made during the month of October 2020 is rupees 50 lakh। Interstate supply दे दिया है, मतलब IGST का फिगर यहाँ से पता चल जाएगा। 50 लाख के ऊपर जनरली 18% होता है, तो देख लेंगे 18% कितना होगा। तो इतना अपने को क्या करना है, अक्टूबर मंथ में IGST का पेमेंट करना है। इंटरस्टेट है, ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई की डिटेल दी हुई है। माइक्रोवेव ओवन की डिटेल दी हुई है, 15 लाख रुपए का सेल हुआ है। रेफ्रिजरेटर विथ स्टेबलाइजर बीइंग अ मिक्स सप्लाई,
मिक्स सप्लाई है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के साथ साथ स्टेबलाइजर बेच रहे हैं जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, अलग है, बट साथ में एक साथ बेच रहे हैं, तो वो मिक्स सप्लाई है, यहाँ पे दे दिया है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेफ्रिजरेटर पे 28% है और स्टेबलाइजर पे कितना है? 18%। तो मिक्स सप्लाई के केस में कौन सा लिया जाता है? हायर वाला लिया जाता है। तो 28% हम लोग क्या ले लेंगे? रेट ले लेंगे। 14% CGST, 14% SGST। क्लियर है। सप्लायर ऑफ एसी ऑफ अ कैपेसिटी 1.5 टन, जो ऊपर बोला हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो ऊपर बोला हुआ था ना, हम 10% डिस्काउंट देंगे अगर आपने कितना क्वांटिटी लिया है, 50 से ज़्यादा क्वांटिटी लिया है। तो 50,000 रुपये का एक एसी है, 50 लाख रुपीज़ का इनवॉइस वैल्यू है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 50,000 अगर मैं करता हूँ, 50 लाख डिवाइड बाय 50,000 अगर मैं करता हूँ, तो 100 एसी का क्वांटिटी आता है। और 100 क्वांटिटी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? बड़ा ही सिंपल मतलब होता है कि 100 क्वांटिटी है, 50 से ज़्यादा है, तो डिस्काउंट एलिजिबल होगा अगर ये एक ही आदमी ने पूरा एसी खरीदा होगा तो, या फिर जिसने 50 से ऊपर खरीदा होगा उसके लिए ये डिस्काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब 50 लाख में से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। देखेंगे आगे क्या है। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रेडिट की बात होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात होगी। रॉ मटेरियल 20 लाख रुपए का लिया है, रॉ मटेरियल पे क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जिम मेंबरशिप उसने लिया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जिम मेंबरशिप ले रहा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, तभी मिलेगा अगर कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वगैरह होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्रेडिट बेसिकली नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए एक ट्रक परचेज किया है। जनरली मोटर व्हीकल के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक स्पेसिफाइड पर्पस है, जो कि मैंने आपको ये टाइम के आरटीपी में भी रिवाइज करवाया था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल क्रेडिट इनवर्ड इंट्रास्टेट सप्लाई है, मतलब CGST SGST दोनों अलग अलग होगा। 20 लाख प्लस 30 लाख, 50 लाख पे 9% रेट है, तो 9% नीचे लिखा है, मैंने बेसिकली ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 9% का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे मैंने कुछ क्रेडिट का डिटेल लिख दिया है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर एल। जो वो ऊपर 100 एसी का सेल किया था ना, वो एक ही डीलर को किया है, मतलब उसको 10% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। जिम मेंबरशिप जो है वो कोई लॉ के तहत, मतलब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसका क्रेडिट आपको क्या नहीं मिलेगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आईटीसी का एज अंडर 58,000 CGST, 70,000 SGST, IGST का 10 लाख रुपए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। उसमें क्या ऐड होगा जो मैं आपको अभी कैलकुलेट हम साथ में कर लेंगे, और उसमें से टैक्स कितना बनता है उसका कॉम्पिटिशन हम लोग क्या कर लेंगे। रेट ऑफ CGST, SGST, IGST आर 9%, 9% एंड 18%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। स्पेसिफिकली कहा प्रोवाइड किया है? मिक्स सप्लाई वाले केस पे प्रोवाइड किया हुआ है। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई है दोनों एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, तो उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, अलग से टैक्स कैलकुलेट करना है। और ऑल द कंडीशन जो है आईटीसी का सेटिस्फाई हो चुका है। अपने को क्या करना है? कंप्यूटेशन करना है नेट जीएसटी पेएबल का इन कैश। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मैंने क्लास में 3 जगह कराया था। ये वाला कंसेप्ट मैंने 3 जगह पे कराया था। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 में ये वाला कंसेप्ट सिखाया था, दूसरा मैंने आईटीसी चैप्टर में ये कंसेप्ट सिखाया था, और मेन इन डिटेल पेमेंट ऑफ टैक्स जो चैप्टर था उसमें ये कंसेप्ट सिखाया था। उसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया है। एक आईटीसी का एडजस्टमेंट डाल दिया है, वो कहाँ क्रेडिट ब्लॉक होता है वो पूछ लिया है, और दूसरा एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिस्काउंट का डाल दिया है। ऐसे करके ये क्वेश्चन को क्या किया है? फ्रेम किया है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कितना क्रेडिट अपने पास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ओपनिंग कितना है? 58,000 है, 70,000 है, 10 लाख है। तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपनिंग क्रेडिट कितना है? 58,000 है, 70,000 है, और यहाँ पे 10 लाख है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो दिख जाएगा, करेक्ट है। अभी इसमें से ये टाइम पे कितना अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो देखो इंटर स्टेट तो इनवर्ड सप्लाई कुछ है नहीं, सिर्फ इंट्रा स्टेट का ही डिटेल दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला? 20 लाख प्लस 30 लाख, जो 50 लाख का अमाउंट होगा उसका 9% CGST क्रेडिट होगा और 9% SGST क्रेडिट होगा। तो 50 लाख का 9% विल बी 4,50,000,
तो 4,50,000 CGST, 4,50,000 क्या है SGST, और ये IGST तो है ही नहीं कुछ। तो टोटल क्रेडिट अपने पास कितना है, 5,08,000 रुपये CGST का है, 5,20,000 अपने पास SGST का है, और 10 लाख रुपये अपने पास IGST का क्रेडिट है। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। अभी हम ये देखेंगे कि कितना टैक्स जमा कराना है, मतलब टैक्स कितना करना है, कंप्यूट मतलब कितना टैक्स का पेमेंट करना है, उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई जो है वो कितना है, 50 लाख है। तो सीधा सीधा 50 लाख का 18% विल बी 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख तो अपने को क्या करना है, IGST का पेमेंट करना है। ये तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा सीधा। अभी इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट में दो है, एक तो CGST है और एक SGST है। तो इसका भी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ओवन का रेट क्या है, 9% CGST, 9% SGST। AC का रेट क्या है, 9% CGST, 9% SGST, और इसका रेट क्या है, 14% CGST, 14% SGST। करेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे तो माइक्रोवेव ओवन का अमाउंट 15 लाख है। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50 लाख माइनस 10% विल बी 45 लाख। आपको नोट लिख देना होगा सेक्शन 15(3) के हिसाब से। करेक्ट है, तो 45 लाख प्लस टोटल करो साथ पे 15 लाख, ये वाला अमाउंट 15 लाख और ये 45 लाख, दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा, 60 लाख रुपीज़ अमाउंट आएगा। उसके ऊपर 9% CGST और 9% SGST आ जाएगा, दैट विल बी 5.40 लाख और 5.40 लाख। करेक्ट है, इन दोनों को मैंने टोटल किया है। नेक्स्ट आते हैं रेफ्रिजरेटर वाले पे। तो 40 लाख रुपीज़ का आपका सेल्स वैल्यू है, 40 लाख का 14% आपका CGST आएगा, दैट विल बी 5.60 लाख और 5.60 लाख। तो 5.4 प्लस 5.6 विल बी 11 लाख। तो आपका टोटल टैक्स कितना पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना है CGST 11 लाख, SGST 11 लाख, IGST 9 लाख, जो कि दिया हुआ है, सिंपल है। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग को IGST लेना होगा। IGST को IGST के सामने कंपेयर करेंगे। क्रेडिट है 10 लाख रुपया और टैक्स का जमा कितना कराना है, 9 लाख रुपये। तो बच कितना जाएगा, 1 लाख रुपए का क्रेडिट बच जाएगा IGST का। करेक्ट है, जिसको हम लोग CGST के सामने या SGST के सामने कोई कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बेनिफिट के हिसाब से। तो यहाँ पे बेनिफिट कुछ ऐसा खास है नहीं, क्योंकि 11 लाख का यहाँ पे दोनों में टैक्स भरना है और दोनों में क्रेडिट अपने पास 5 लाख के आसपास ही है। तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वो 1 लाख का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप CGST में यूज़ कर लो। तो फिर 10 लाख CGST बचेगा, 11 लाख SGST बचेगा और IGST आपका निल हो जाएगा। करेक्ट है, ये 10 लाख के सामने इतना क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा, ये 11 लाख के सामने इतना क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा। बचा हुआ जो है वो आपको कैश में क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ आपको सॉल्यूशन पे, तो टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, 11 लाख होगा, 11 लाख होगा, 9 लाख होगा, जो हम लोग ने निकाला। उसमें से सबसे पहले पूरा 9 लाख का क्रेडिट IGST का यूज़ कर लेंगे। करेक्ट है, फिर भी 1 लाख का IGST का क्रेडिट बच गया, जो कहाँ पे CGST के सामने यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं अपने बेनिफिट के हिसाब से। तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, बचा हुआ क्रेडिट IGST, CGST और SGST का यहाँ यूज़ कर लिया। तो बचा कितना, इतना आपको क्या करना है, कैश में GST का लाइबिलिटी पे करना है। सिंपल है, बस इतना ही क्वेश्चन था भाई, और कुछ थोड़ी था। नोट्स वगैरह जो मैंने आपको हर टाइम समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने आपको पर्पस बताया कि मैं एकदम फास्ट जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन का बता दिया है क्या होने वाला है। उसको रीड कर लेते हैं। इन अबव आंसर, टैक्स पेबल इन कैश हैज़ बीन कंप्यूटेड आफ्टर सेटिंग ऑफ IGST क्रेडिट अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी। हम लोग ने जो 1 लाख रुपए का IGST का क्रेडिट बच गया था वो CGST के सामने एडजस्ट किया था। हाउएवर IGST का जो क्रेडिट है वो दोनों के सामने सेट ऑफ हो सकता है, CGST SGST कोई भी प्रपोर्शन में हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते थे कि CGST की जगह पे SGST के सामने भी उसको क्या कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे। वो वही कंसेप्ट बोला हुआ है जो आपको नोट में लिखना है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ क्या रहेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या लिखा है, वर्किंग नोट में कुछ नहीं लिखा, कौन सा क्रेडिट एलिजिबल होता है नहीं होता उसके बारे में लिखा है। आपका ट्रक वाला क्रेडिट कितना होगा वो लिखा है, जिम मेंबरशिप वाला आपको अलाउड नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक है, वो वाली चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6,
A Limited procured the following goods in the month of December 2020. दिसंबर 2020 में ए लिमिटेड ने कुछ क्या किए हैं, गुड्स को परचेज किए हैं, प्रोक्योर करे हैं, खरीदे हैं। आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। रीजंस देने हैं क्यों क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। अज्यूम करना है ऑल अदर कंडीशन जो भी आईटीसी के लिए है सेक्शन 16 वाली वो क्या है, सेटिस्फाई है। सबसे पहले लिखा है गुड्स आपने क्यों यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया है एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। आप अपनी ऑफिस का बिल्डिंग बना रहे हो जिसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया, वो कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ गुड्स खरीदे हैं, वो गुड्स का पेमेंट किया है और उसके साथ में 18,450 का जीएसटी भी पेमेंट किया है। तो ये क्या 17.5 ब्लॉक क्रेडिट के हिसाब से अलाउड होगा, नहीं होगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का करते तो हो जाता, सब कॉन्ट्रैक्टर करते तो हो जाता, कोई रेवेन्यू एक्सपेंस होता तो हो जाता। यहाँ पे एडिशनल फ्लोर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अपने जो फ्यूचर में, एक बार मैं आपको रीजंस भी बता देता हूँ साथ साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो ये देखो, सबसे पहले आईटीसी ऑफ गुड्स रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इस ब्लॉक किया हुआ है। इवन इफ सेम इज यूज इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट हैज बीन अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर हैज बीन अ कैपिटलाइज। ये रेवेन्यू नहीं होना चाहिए जैसे मैंने बताया, पर ऑब्वियस सी बात है पूरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल टू अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अपने कस्टमर्स को गुड्स के आगे फ्री सैंपल के तौर पे बांटे गए हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई गुड्स को डिस्पोज करते हो बाय एनी मीन्स तो वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रीड कर लेते हैं। आईटीसी ऑन अ गुड्स डिस्पोज बाय वे ऑफ अ फ्री सैंपल इज अ ब्लॉक। सिंपल सा नोट लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। ट्रक यूज किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री के अंदर ही ट्रक यूज किया है, किसके लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है। फिर आते हैं इनपुट यूज इन ट्रायल रन। ट्रायल रन के लिए आपने क्या किया है, कुछ इनपुट परचेज किए हैं, तो इसका कहीं पे जिक्र नहीं था कि ये भाई ब्लॉक क्रेडिट होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये आपने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है। ट्रायल रन के लिए करो या नॉर्मल बिजनेस के लिए करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये फर्दर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ये इसका क्रेडिट आपको क्या होगा, मिल जाएगा। रीड कर लेते हैं। 11,000 का तो जो मोटर व्हीकल है वो यूज़ हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं हुआ है। और हम लोग ने फिर यहाँ पे एक अजम्पशन लिखा है। अजम्पशन क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ बोलता है कि जो आपका ट्रक है वो हम लोग ने कैपिटलाइज नहीं किया है और टैक्स कंपोनेंट के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लिया है। कैपिटलाइज इन द सेंस जो टैक्स वाला पोर्शन था उसको क्या नहीं किया है, कैपिटलाइज नहीं किया। ठीक है, वो अजम्पशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि सब अजम्पशन लिए हुए हैं, फिर भी लिखा है तो मैंने बता दिया है। चौथे पॉइंट पे जो ट्रायल रन वाला पॉइंट मैंने बताया, ट्रायल रन का ऐसा कुछ ना नहीं बोला है, बिजनेस के लिए है, तो भाई उसका क्रेडिट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पांचवे पे आते हैं। ये कुछ कॉन्फेक्शनरी आइटम्स है जो कि एम्प्लॉय के कंजम्पशन के लिए क्या किया है, कुछ परचेस वगैरह किया रहेगा इन द फैक्ट्री, तो ये आपका क्रेडिट नहीं मिलता। 17(5)(b) के अंदर अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा, कोई कानूनी ऑब्लिगेशन होगा कोई भी कानून में, तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसका नहीं मिलेगा, नोट पढ़ लेंगे। और लास्ट में है सीमेंट यूज़ किया है इन मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए क्या किया है, सीमेंट को परचेस किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है। अगर कोई बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता तो क्रेडिट नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। करेक्ट है, तो 3250 का नहीं मिलेगा, 8050 का मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आईटीसी जो फूड बेवरेजेस ब्लॉक है, अनलेस सेम इज़ यूज इन बिजनेस, और बिजनेस के लिए होता तो क्रेडिट मिल जाता, पर यहाँ पे सिंस ये पर्सनल पर्पस वाला दिया है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरा ये भी, ये सब चीज़ें जो भी आपका कैटरिंग वगैरह होता है, ये सब वैसे भी अलाउड नहीं होता अंडर सेक्शन 17(5)(b) में, और ये पर्सनल कंजम्पशन वाला 17(5)(e) में दिया हुआ है। करेक्ट है। सीमेंट यूज़ जो है वो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए कर रहे हो तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट थ्रू विच द सेम इज फिक्स्ड टू द अर्थ।
ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट ए वाला क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का था, बड़ा ही सिंपल सा था। एक आधे पॉइंट में अगर आप गलती से एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज होते हो तो हो जाओगे। 6 पॉइंट थे, 6 मार्क्स से मतलब हर एक पॉइंट का एक एक मार्क्स है, 4 पॉइंट तो बड़े ही ईजी थे। करेक्ट है, तो स्कोर करना बड़ा ही ईजी था। ये हम लोग स्पेसिफिकली बोले तो आईटीसी चैप्टर से क्या किया गया था, पूछा गया था। एक सेकेंड, कुछ स्टार मार्क लगाना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, फिर भी स्टार मार्क लगाना क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन बन सकते हैं जो कि आपके सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं 2-3 मिनट के अंदर अंदर। सिंपल सी बात बोली है कि अपने को बताना है कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, जो आगे ट्रांजैक्शन दिया है वो उसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो सबसे पहले ये बताओ सर, कंपोजिशन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में फ़र्क क्या होता है। उससे पहले ये बात करते हैं कि सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी ये होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होता है जिनको एक साथ बंडल करके क्या किया जाता है, बेचा जाता है। प्राइस एक ही प्राइस पे बेचा जाता है, अलग अलग प्राइस नहीं होती। सिंगल प्राइस पे क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को बंडल किया जाता है और बेचा जाता है। डिफरेंस क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल होता है, मतलब पता है मोबाइल के साथ चार्जर तो मिलने वाला ही है, पर मिक्स सप्लाई में नेचुरली बंडल नहीं होता, आर्टिफिशियल तरीके से बंडल किया जाता है। करेक्ट है। कंपोजिट सप्लाई में एक कोई प्रिंसिपल सप्लाई होता है, मतलब एक बड़ा सप्लाई होता है, उसके साथ साथ एक छोटा सप्लाई होता है, पर मिक्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे भी हो सकता है। करेक्ट है, तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है और सिमिलरिटी है। तो बात करते हैं, एक ट्रेडर है जिसने लॉन्च किया है एक पैकेज, सेल्स फॉर मैरिज कंटेनिंग, शादी के लिए कुछ एक पैकेज बनाया है जिसमें डबल बेड है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है और एक वुडन वार्डरोब है, बेसिकली कपबोर्ड है, एट अ सिंगल रेट, एक ही प्राइस पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड्स सेपरेटली, हर एक गुड्स का वैल्यू उसने क्या किया है, इनवॉइस में क्या किया है, सेपरेटली दिखाया है। कंपोजिट सप्लाई होने के लिए या मिक्स सप्लाई होने के लिए एक ही प्राइस पे बेचना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या किया है, हर एक गुड्स का वैल्यू क्या दिखाया है, अलग अलग दिखाया है। इसका मतलब ना तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा, ये ना ये मिक्स सप्लाई होगा। तो वेदर दिस इज अ केस ऑफ मिक्स और कंपोजिट सप्लाई एक्सप्लेन, तो मैं यहाँ पे तो बोलूँगा नहीं होगा, पर अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो तो आप ये देखोगे कि ये जो है डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वुडन वार्डरोब जो है वो सिंगल रेट पे बेचा जा रहा है। सिंगल रेट का भी कोई स्टूडेंट अजम्पशन लगाता है, सिंगल रेट मतलब सिंगल प्राइस में बेचा जा रहा है। यहाँ पे एक सेकंड कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन आएगा कि अगर ये सिंगल रेट सिंगल प्राइस पे बेचा जा रहा है तो ये जो हो जाएगा मिक्स सप्लाई का केस, बिकॉज कोई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और डबल बेड कोई नेचुरली बंडल नहीं है, ये आर्टिफिशियली बंडल किए गए हैं, तो ये मिक्स सप्लाई का केस बन जाएगा और जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो लग जाएगा। दो डिफरेंस समझे, जनरली तो यही होगा भाई, ना तो ये कंपोजिट सप्लाई है ना ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है वो वैल्यू ऑफ ईच गुड्स जो है वो सेपरेटली है, करेक्ट है, दिखाया है। बट उससे पहले जो लाइन लिखा है उसमें सिंगल रेट की बात की है, तो उस हिसाब से हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो मिक्स सप्लाई है। आपके आंसर में भी दो तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए मैंने भी दो तरीके से समझाया है। सबसे पहले पॉइंट में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपोजिट सप्लाई जो है वो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होगी। कंपोजिट सप्लाई का मतलब दिया हुआ है जो या तो अलग अलग या कॉम्बिनेशन होगा, जो कि नेचुरली बंडल्ड होगा, जिसमें एक जो होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। ये सब डेफिनेशन हम लोग ने क्लास में मैराथन में अच्छे से पढ़ा है। मिक्स सप्लाई जो होगा 2 या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाई होंगे, जिस या तो कॉम्बिनेशन होगा या कंजक्शन में होगा, जिसमें एक ही प्राइस के ऊपर वो बिकेगा, पर ये आर्टिफिशियली बंडल होगा, प्रिंसिपल वगैरह कुछ सप्लाई नहीं होगा। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, तो क्या होगा, मिक्स सप्लाई होगा। ये पॉइंट नंबर 1 में कंपोजिट सप्लाई की बात की है, पॉइंट नंबर 2 में मिक्स सप्लाई की बात की है। डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब नेचुरली बंडल नहीं है, करेक्ट है, और इनवॉइस में सबका वैल्यू सेपरेटली दिखाया हुआ है। और ये इसका मतलब क्या है, जो पैकेज है वो सिंगल प्राइस पे नहीं चार्ज किया हुआ है, करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू दिखाया हुआ है। देयरफॉर ना तो ये नीदर कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई नॉर इट इज़ अ मिक्स सप्लाई। तो ये जो है ये अपना अपना एक एक प्राइस के हिसाब से क्या होगा, इनवॉइस होगा और उस हिसाब से टैक्स लगेगा। पर नीचे नोट में क्या लिखा है, जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफाई करता है कि ये एक सिंगल रेट में गया है। तभी सिंगल रेट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन कंसिडर्ड एज अ सिंगल रेट टैक्स इन अबव आंसर। फर्दर सिंगल रेट का ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि सिंगल प्राइस होगा। अगर ऐसा होता है तो ये नेचुरली बंडल तो नहीं है, पर ये मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा और हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगा। एक बार पॉज करके ये रीड कर लो पार्ट ए वाला।
पॉज करके रीड कर लो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना चैप्टर नंबर 2 सप्लाई वाले पार्ट से था। सप्लाई के एकदम एंड में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का जो दिया हुआ है मीनिंग वगैरह, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? P Limited, a registered person, provided following information for the month of October 2020। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जीएसटी जो है वो जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज में लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 ऑफ सी जीएसटी एक्ट। अपने को एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग बताना है और कंप्यूट करना है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है। ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझना है तो ये देखो, ये है कोई भी एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये इसकी जितनी भी ब्रांचेस है, समझो ये यूपी का ब्रांच है, ये महाराष्ट्र का ब्रांच है, ये राजस्थान का ब्रांच है, ये साउथ का ब्रांच है, वॉट एवर द केस में भी इंडिया में जितनी भी इसकी ब्रांचेस है, पैन बेस पे इसके जो पैन पे जितनी भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, वहाँ से जो भी इसका आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, वेदर टैक्सेबल है, वेदर एग्जेम्प्ट है, वेदर एक्सपोर्ट है, वेदर नॉन टैक्सेबल है, कुछ भी आउटवर्ड चल रहा है, वो सब आपका एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में, कंपटीशन में आ जाएगा। पर इसमें एक चीज नहीं आएगी, इसके ऊपर जो जीएसटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, नहीं आएगा। सिंपल है। एक और चीज नहीं आएगा, देखो ये आदमी है, इसकी तरफ से जो बाहर जा रहा है ना, वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा। अगर कोई ये एक और आदमी है जिससे ये कोई सप्लाई ले रहा है और ये रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर टैक्स भर रहा है, जैसे लॉयर का, एडवोकेट का सर्विस ले रहा है, तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। इसकी तरफ से जो जा रहा है वो रिवर्स चार्ज, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। समझा? और भी 2-3 पॉइंट होते हैं, पर ये क्वेश्चन में उसके रेलेवेंस है नहीं, तो मैं उसके ऊपर अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई भी तरीके का आउटवर्ड सब कुछ आएगा। एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सपोर्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। आईजीएसटी का पेमेंट किया है, आएगा, नहीं आएगा। जीएसटी का कंपोनेंट नहीं आएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी आएगा, नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीएसटी का ही सिर्फ टैक्स नहीं आएगा, बाकी सब टैक्सेस आएंगे। और टीसीएस नहीं आएगा। एक और टैक्स होता है टीसीएस, जो इनकम टैक्स का टैक्स कलेक्टेड और सोर्स, वो नहीं आएगा। और पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, जो कि आरसीएम है, आरसीएम है मतलब ये वाला केस है, ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला केस है, तो ये भी नहीं आएगा। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, 8 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 32 लाख और 32.40 लाख, ये आपको क्या हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर का अमाउंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 32.40 लाख, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर का। बड़ा ही इजी है, अभी इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी दिया होता है, पर मेजॉरिटी एग्रीगेट टर्नओवर का जो कंपोजिशन स्कीम आता है उसमें इन डिटेल मैं तो समझाता हूँ, और वहीं पे समझाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, ये सब चीज़ों में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सब टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, जो भी एक पैन पे जितनी भी सप्लाई हो रही है वो सब आएगी, पर 2 चीज़ें नहीं आएगी, कोई भी तरीके का टैक्स नहीं आएगा और इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगा। साथ में एक सर्कुलर आया था जिसने ये बताया था कि टीसीएस भी नहीं आएगा, बट ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। ये एग्जम्पशन चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल सा, एकदम सिंपल पॉइंट एक पूछा था। ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, किसका है, ब्यूटी सोप का है, जिसका ब्रांड नेम है फॉरएवर ब्यूटी। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स साबुन आता है, वैसे ही XYZ का फॉरएवर ब्यूटी नाम का एक सोप आता है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया है एक कॉन्सर्ट, जिसमें प्रमोट करना चाहता है वो अपनी ब्रांड महिमा से, कोई मिस महिमा होगी, जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर है, किसकी, आपकी फॉरएवर ब्यूटी साबुन की ब्रांड एम्बेसडर। जैसे लक्स की दीपिका पादुकोण है, वैसे ही महिमा फॉरएवर ब्यूटी की ब्रांड एम्बेसडर है। हु इज़ अ लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस, हैज़ गिवन क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। उसने क्या किया है, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दिया है उसको प्रमोट करने के लिए।
पैसा मिला है 1,25,000 रुपया, अपने को बताना है एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ जीएसटी, क्या महिमा को इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। देखो, अगर आप कोई भी क्लासिकल या फोक से डांस म्यूजिक वगैरह करते हो और उससे आपको पेमेंट मिलता है अप टू ₹1.50 लाख, 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 तक, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ता। बट उसका एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो वो आपका 1,50,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है व्हाट विल बी द आंसर इफ प्रोसीड ऑफ द कॉन्सर्ट इज डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा जब ये प्रोसीड जो है, अगर आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मतलब दान दे दिया, भाई ये पैसे का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी देना ही पड़ेगा। कहीं पे ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं है कि आपको कुछ पैसा मिला वो आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है वो एक अलग डिस्कशन है, वहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के एग्जम्पशन दिए हुए हैं, पर आपने कुछ दिया है उसके लिए कुछ भाई आपका पुराना थोड़ी माफ होगा। तो सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल फॉर्म, आर्ट फॉर्म, इंटर अलियर, डांस, म्यूजिक वगैरह है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कंसिडरेशन है 1.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट होगा। हाउएवर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो, सिंस महिमा जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वही लिखा है। और अगर आप ये प्रोसीड जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का दान भी दे देते हो तो भी आपका एग्जम्पशन का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पार्ट ए जो है वो रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर के ऊपर है। ये टाइम पे भी रिटर्न फाइलिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। QRMP स्कीम नया आया है, एक बार पढ़ के जाना, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, पर अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे 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 चांसेस है। हो सकता है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आने के पूरे चांस है। तो भाई अच्छे से QRMP स्कीम पढ़ के जाना। अमेंडमेंट का लिंक, जो भी अमेंडमेंट आए हैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और QRMP स्कीम वाला लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लेना भाई, आ जाएगा। रिटर्न फाइलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि फाइनल रिटर्न फर्निश करना के लिए कौन रिक्वायरमेंट, मतलब किसका रिक्वायरमेंट है, किसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टाइम लिमिट क्या है फाइनल रिटर्न फाइल करने की, और क्या है लेट फीस क्या है अगर डिले किया तो। देखो, सबसे पहले कौन फाइल करेगा, जिसका सस्पेंशन हो रहा है या जिसका GST नंबर कैंसिल हो रहा है, करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, क्या पूछा है, दूसरा पूछा टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट बड़ा ही सिंपल है, जब आपका कैंसिलेशन हो रहा है रजिस्ट्रेशन वो, या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ रहा है वो, विच एवर इज लेटर, उसके कुछ दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल करना पड़ेगा फाइनल रिटर्न। और लास्ट क्या है, लेट फीस क्या है? लेट फीस 100 रुपया पर डे जब तक आप डिफॉल्ट चल रहा है, या फिर 5,000 रुपया, विच एवर इज लोअर, आपका क्या है लेट फीस है। ये CGST का लेट फीस है, सेम टू सेम SGST का भी क्या हो जाएगा, लेट फीस हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हर एक आदमी जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहा है वो, या फिर कैंसिल हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब जिसका GST नंबर जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर, आपको करना पड़ेगा। 100 रुपया पर डे आपका फीस है, या 5,000 रुपया, विच एवर इज लोअर। और सेम अमाउंट आपको CGST का भी जमा कराना पड़ेगा, ये SGST का भी जमा कराना पड़ेगा, ये CGST का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सस्पेंशन नहीं, यहाँ पे सरेंडर होगा, गलती से लिख दिया। सरेंडर और कैंसिलेशन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया रिटर्न वाला। बी पार्ट है जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में क्या लिखा है कि आपको बताना है विद रीज़न कि कौन कौन लोग इसमें से GST के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। एक कृष्णा करके आदमी है जो हिमाचल प्रदेश का है, जो एक्सक्लूसिव काम करता है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई में, रेडीमेड सूट में। ठीक है, उसका टर्नओवर कितना है, हिमाचल प्रदेश शोरूम का 25 लाख रुपए। ही हैज़ 2 मोर शोरूम, 2 और शोरूम है, एक मणिपुर में है और एक और है जो कि कहाँ है, एक सेकेंड, सिक्किम में है। ठीक है सर, एक मणिपुर में है, एक सिक्किम में है। मणिपुर वाले का टर्नओवर 15 लाख है और सिक्किम वाले का 18 लाख है रिस्पेक्टिव इन अ करंट फिनेंशियल ईयर। देखो, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, 2-3 रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, एक है 20 लाख रुपए, एक 40 लाख रुपए, एक 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मणिपुर के लिए एप्लीकेबल होता है, त्रिपुरा के लिए एप्लीकेबल होता है, मिजोरम के लिए एप्लीकेबल होता है और नागालैंड के लिए एप्लीकेबल होता है, करेक्ट है।
तो यहाँ पे तो 10 लाख वाला क्रॉस हो गया है ना 15 लाख रुपए का। एक जगह पे रजिस्ट्रेशन लोगे तो सब जगह लेना पड़ेगा, तो पहला आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। दूसरा, तेलंगाना का एक एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का डीलर है चप्पल का, फुटवेयर्स का। उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना दिया है? 25 लाख दिया है। देखो 20 लाख रुपया किसके लिए होता है? नॉर्मल लोगों के लिए होता है। 40 लाख अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, तो आपके लिए 40 लाख का लिमिट हो जाता है, 40 लाख का हो जाता है। पर उसमें कुछ स्टेट नहीं आते जिसमें तेलंगाना भी नहीं आता है। तो तेलंगाना के लिए लिमिट कितना होता है? 20 लाख होता है। यहाँ पे 25 लाख हो गया है, तो इसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और तीसरा, उत्तर प्रदेश का कोई आदमी है जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है पान मसाला का, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 30 लाख है। ये 30 लाख 40 लाख हो जाता अगर ये पान मसाला का बिजनेस नहीं करता। पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, और फिर क्या था, टोबैको एंड उस प्रोडक्ट हो गए, वो 4 चीज़ें थी ना। अगर वो उसका बिजनेस करते हो, कोको आइसक्रीम का कुछ का काम करते हो, तो वो 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, 20 लाख ही रहेगा। करेक्ट है। तो यहाँ पे भी जो है आपका 20 लाख क्रॉस हो गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो तीनों के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में आपका मणिपुर आता है। सिंस यहाँ पे मणिपुर है और 10 लाख रुपए टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, अंकित जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो है, पर वो तेलंगाना स्टेट का है, तो तेलंगाना को आपको एनहांस वो थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और तीसरा, आप पान मसाला का बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंपल है। तो ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर से था। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रजिस्टर्ड एज जीएसटीपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 48, ये भी आपका रिटर्न चैप्टर में दिया हुआ है। अच्छे से किया था। सिंस ये थियरी क्वेश्चन है, मुझे अभी इस पर कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पॉज कर देता हूँ, आप एक बार का रीड कर लो, आपका हो जाएगा काम। मतलब कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, क्लास में हम लोग ने देखा था। ये बेसिक कंडीशन है और इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये 4 कंडीशन 1 2 3 4 ये चारों सेटिस्फाई होने चाहिए, प्लस ये 6 में से कोई एक हो जाएगी तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ऐसा मैंने सिखाया था। आप एक बार क्या करो, रीड कर लो पॉज करके। तो अगर हम एनालिसिस करें तो देखो कुछ चैप्टर है जिसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए। रिटर्न में से अच्छा खासा पूछा गया है, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स 10 मार्क्स का रिटर्न चैप्टर से पूछा गया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 5 मार्क्स का रिटर्न चैप्टर से है। अगर ये अपीयर नहीं करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। ऊपर देखेंगे अगर हम, तो आपका एग्जाम्शन चैप्टर है, उसमें से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 जो कि एग्रीगेट टर्नओवर मतलब बेसिक ऑफ जीएसटी में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल है। फिर अगर हम ऊपर आते हैं तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और आईटीसी में से 6 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल जगह से टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह लास्ट टाइम नहीं पूछा, जो भी बहुत सिंपल है। जीएसटी एक्चुअली बहुत सिंपल है यार, तुम्हारे लिए बहुत स्कोरिंग है। तो आपको जीएसटी को तो बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। ये कंपटीशन का पेमेंट ऑफ टैक्स बेसिकली एक जो कंसेप्ट है जो मैंने 3-4 चैप्टर में सिखाया था, उसके ऊपर आपको अच्छे से फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत सिंपल है। कितने मार्क्स का था? मेरे हिसाब से 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन था। नोट वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन बेटर करनी पड़ेगी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही सही था। मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर होता है, पर स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। तो 8 में से 6 भी मिल जाए तो आराम से इसमें से मिल सकता है। आपको नोट्स वगैरह अच्छे से लिखते हो, अच्छे से वेल मैनर से प्रेजेंट करते हो, तो मार्क्स मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर का डिस्कशन मैंने अभी कर लिया। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में और क्या चाहिए मेरे से, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं और आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आप कमेंट में बता दीजिए और आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या फिर और कुछ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इज इट ओके? तो यहाँ तक हम लोग ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर सॉल्व कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स का पेपर सॉल्व करेंगे पिछले अटेम्प्ट का। फिर आप जैसे बोलोगे वैसे चलेंगे। रिवीजन मैंने ऑलरेडी मैराथन डाला हुआ है, अभी बार बार एक एक चैप्टर का रिवीजन डाल के कोई फ़ायदा है नहीं। एक जगह पे सब अवेलेबल है, जितना टैक्स है सब एक जगह पे अवेलेबल है, जाके देखो, एंजॉय करो। और मैं गारंटी देता हूँ जितना आपने क्लास वगैरह में नहीं सीखा रहेगा, उससे बेटर तरीके से डायरेक्ट मॉड्यूल से एक जगह पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंजॉय।